Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School and today we are going to start class 12th history chapter number फर्स्ट हमारा चल रहा था। तो इसमें 8th जो पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको लग रहा होगा कि जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है काफी लंबा चल रहा है, बट ये आज से नहीं है, हमेशा से बच्चों को ऐसा लगता आ रहा है कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है किसी भी बुक का हमेशा लंबा चलता है और इसके आगे आगे वाले जो चैप्टर आएंगे वो सारे बेसिक और इजी है। फर्स्ट चैप्टर इसलिए थोड़ा लंबा चला जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है हर एक चीज आपको समझनी जरूरी हो जाती है। उसके बाद जब एक ट्रैक पकड़ लेते हैं हम तो सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सेशन में देखा कि सर आपने हमें बताया था कि देखो वहां सर हमें कॉपर, मेटल, गोल्ड इन सब के एविडेंस मिले थे, मिले नहीं मिले। उसके साथ में हमने देखा सर एक मैप देखा था। हमने क्या देखा था बच्चा? एक मैप देखा था। वो देखा था हमने वेस्ट एशिया का। किसका देखा था? वेस्ट एशिया का देखा, जिसमें हमने देखा सर राइट की तरफ यहां हड़प्पा था, उसके बाद उसके जस्ट ऊपर यानी यहां था मेसोपोटामिया और उसके जस्ट नीचे यहां की तरफ था एक मगान नाम का रीजन। क्या था सर? एक मगान नाम का रीजन था जिसको ये लोग ओमान कहते थे। क्या कहते थे? ओमान कहते थे। तो सर इससे हमें क्या पता लगता है? तो इससे हमें यह पता लगता है कि हमें सबसे पहले एविडेंस किसके मिले थे? कॉपर के। बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। किसके पढ़े थे हमने? कॉपर के पढ़े थे। वो पढ़े थे राजस्थान से शुरू किया था हमने। इससे क्या था सर? राजस्थान से शुरू किया था। राजस्थान का एक जगह थी खेतड़ी। क्या थी? खेतड़ी। खेतड़ी में क्या मिला हमें? हमें सर कॉपर के एविडेंस मिले सर। किसके मिले? कॉपर के। उसके बाद एक राजस्थान की दूसरी जगह थी जिसका नाम है जोधपुरा और गणेश्वरम। क्या था? जोधपुरा एक गणेश्वर, वहां भी हमें एविडेंस मिले कॉपर के। दूसरा वहां से निकले हम चले गए साउथ इंडिया। कहां चले गए? साउथ इंडिया चले गए सर। अब साउथ इंडिया जाते ही हमें किसका नाम याद आता है? केजीएफ। किसका पता है सर? केजीएफ नाम याद आता है। केजीएफ से क्या याद आया? गोल्ड। क्या याद आया? गोल्ड। तो सर हमें गोल्ड के अवशेष मिले। कहां मिले हैं? साउथ इंडिया में मिले। कहां मिले हैं? साउथ इंडिया में मिले सर गोल्ड के अवशेष। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया था हमारा पिछले सेशन में। गोल्ड के, कॉपर के और मेटल के अवशेष मिले। इसी के साथ जो ये मगान वाला रीजन था जिसको ये लोग ओमान कहते थे, वहां भी कॉपर के अवशेष मिले। मजे की बात, ये मेसोपोटामिया जो है वहां भी कॉपर के अवशेष मिले। किसके मिले? कॉपर के एविडेंस मिले। और साथ ही साथ जो हड़प्पा वाला रीजन था, यहां क्या करते थे ये लोग वस्तुओं के अंदर निकल का यूज करते थे। किसका करते थे? निकल का यूज करते थे सर। करते थे ना। और यही निकल के एविडेंस यहां मिले हैं मेसोपोटामिया और ओमान वाले रीजन में। किसमें? मेसोपोटामिया और ओमान वाले रीजन में जो भी वस्तुएं बनी थी, जो भी पॉटरी बनी थी या फिर कोई भी चीजें बनी थी, उसके अंदर किसका यूज हुआ? निकल का उपयोग हुआ था। इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो क्या बोल सकते हैं कि सर इन तीनों का आपस में कांटेक्ट रहा हो। क्या रहा हो? कांटेक्ट रहा हो तीनों का आपस में। मतलब कि अब कांटेक्ट था कैसे? बाय लैंड हो सकता है। इनका तो बाय लैंड होगा और इसका जो था मगान का और दूसरी रीजन का तो वो था बाय सी। इसीलिए इनको सी सेफर भी कहा गया था। क्या कहा गया था? सी सेफर, जिनको हम नाविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाविक। अब इसका एविडेंस हमें कहां मिला? सर यहां पर एक सील मिली थी हमें। क्या मिली थी? एक सील मिली थी। उस सील पर हमें एक बोट और एक मगरमच्छ उसके एविडेंस मिले, जो हमने लास्ट पार्ट में यहां तक देखा था। करेक्ट? ठीक है। अब देखो, अब मैं कहना क्या चाहता हूं सर? मैं कहना ये चाहता हूं कि जब सर ये इतनी चीजें होल्ड कर रहे हैं, अब ये जब इतनी चीजें होल्ड कर रहे हैं, ये सब चीजें ये होल्ड कर रहे हैं, तो क्या कोई ये सिंगल पर्सन कर सकता है? या फिर जो लोगों का ग्रुप है उनमें इतनी समझ है कि ये पूरा सब करें? नहीं। हमें इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए होगा? कि सर लीडर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? लीडर चाहिए होगा। है कि नहीं?
चाहिए होगा ना। हर एक चीज को बाय कॉन्सेप्ट चलने के लिए हमें एक लीडर चाहिए। क्लास में अगर पढ़ाना हो कि सर हमें टीचर तो चाहिए पर साथ में क्लास का मॉनिटर भी चाहिए। क्यों? जो क्लास का कोऑर्डिनेशन करे। स्कूल है, मॉनिटर है, फिर टीचर है, फिर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर वहां के प्रिंसिपल है, फिर वहां का डायरेक्टर है नहीं है? तो हर एक पर्टिकुलर हमें डिपार्टमेंट में एक लीडर्स चाहिए जो इन सब चीजों को क्या करे, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू या फिर एक लेवल के थ्रू चलाता रहे, है ना, डिसिप्लिन से चलाता रहे, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के लोग काम नहीं करते। तो क्या ये मैं कह रहा हूं कि इतने सारे लोगों के लिए क्या कोई राजा नहीं हुआ होगा? क्या राजा नहीं हुआ होगा? हुआ था, बट सारे रीजन में नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, हम जब बात करते हैं मेसोपोटामिया की बात करो या फिर हम इजिप्ट की बात करो, इसकी इजिप्ट की बात करते तो वहां पर हमें एविडेंस मिलते कि वहां पर किंग था, है ना, जिसको पुरोहित राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरोहित राजा भी कहते हैं। और साथ ही साथ जब हम इस हड़प्पा रीजन की बात करते हैं तो यहां पर कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक किंग नहीं था। क्या नहीं था? एक किंग वहां पर नहीं था। अब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो अलग अलग ये बात करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग बात करते हैं। वो हम आज के चैप्टर में देखेंगे और कैसे कैसे हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था उनका क्या हुआ, उनका खात्मा हुआ, उनकी एंडिंग हुई। अब एंशिएंट अथॉरिटी थी, अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि वहां की सत्ता किसके हाथ में थी? कौन ऐसा बुद्धिमान जीव था, इंटेलिजेंट ह्यूमन था, या फिर ये लोग जो ये सब रन कर रहे थे? क्योंकि एक बिना किसी ऑर्डर के 4 मिलियन लोगों को एक साथ जोड़ करके कि सिर्फ जो सिटाडेल था उसका क्या बना रहे हैं? सिर्फ फाउंडेशन बना रहे। क्या बना रहे हैं? फाउंडेशन बना। देखा था हमने मोहनजोदारो सिटाडेल में गए, वहां पूरा का पूरा एक फाउंडेशन बना है। जब उसकी कैलकुलेशन की गई तो हमने पाया कि लगभग 4 मिलियन पीपल की आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर बना था वो कि 1-2 आदमी या फिर 10-15 आदमी नहीं कर सकते। एक बड़ी क्वांटिटी में हमें लोगों की आवश्यकता पड़ी होगी। तो कौन था उन सब की लीडरशिप करने वाला? कोई तो रहा होगा। किंग के एविडेंस नहीं है बट कोई लीडर तो रहा होगा ना। कहते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग रहे और अलग अलग रीजन में अलग अलग थे ऐसे। सो देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन। अब कॉम्प्लेक्स डिसीजन क्यों? क्योंकि सर फाउंडेशन बन रहा है। अरे फाउंडेशन तो दूर की बात है सर, फाउंडेशन तो बहुत दूर की बात है। जो सिस्टम था वहां का, कौन सा सिस्टम सर? आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं वहां का ड्रेनेज सिस्टम, इसकी बात कर रहा हूं। ड्रेनेज सिस्टम कौन सा इंजीनियर लगा होगा जिसने इन सबको हेल्प किया, मतलब हायर किया या फिर काम करवाया? अरे ड्रेनेज सिस्टम था, फाउंडेशन था, और जो घर थे वो एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर 90 डिग्री के एंगल पर एग्जिस्ट करते थे। अरे तो कोई ना कोई तो यहां काम करेगा ना। लोग तो अपना आप तो नहीं गए, चलो हम मजदूरी करते हैं, हमने ये कर लिया, हमने कर लिया, हर काम 90 डिग्री पे होना चाहिए। हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं। कोई सिंगल पर्सन के काम का या फिर सिंगल पर्सन की अथॉरिटी का या फिर यूं कह ले कि लोग अपने आप आए थे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो सोचो लीडरशिप कितनी स्ट्रांग रही होगी। 4 मिलियन पीपल एक साथ जुड़कर इन चीजों को बना रहे हैं, अपनी सुरक्षा के बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, और एक फिक्स्ड और एक एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी से अपने जो घर है, अपने हाउसेस हैं, वो बिल्ड कर रहे हैं। तो छोटी बात तो नहीं है। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में डिसीजन लिया गया है और इतना अच्छा डिसीजन लिया गया है, तो सारे लोगों के तो इसमें नहीं रहेगी अप्रिशिएट। कोई ना कोई सिंगल पर्सन रहा होगा। सो बीइंग टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन हड़प्पा सोसाइटी, डिसीजन लिए गए और वही सारे सिस्टम हड़प्पा सोसाइटी में इंप्लीमेंट किए गए। जैसा कि हम देखते हैं वहां के, हमने मैप देखे, नक्शा देखा ना पूरा का पूरा, वहां के घर देखे। और आज के वीडियो में मैं आपको आगे जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है 2022 में खींचे गए हड़प्पा और मोहनजोदारो के कमरे के अंदर का, और वहां की जमीन कैसी है, वो सब मैं दिखाने वाला हूं। तो टेक
From instance, the extraordinary uniformity of Harappan artifact as evident in pottery, seals, weightage, bricks, notability bricks, though obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat. जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, कहते हैं ना कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, है ना, तो यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं है, यहाँ कश्मीर से गुजरात तक है, क्योंकि जो हड़प्पा का रीजन था उसी रीजन में था। और दूसरा हमने देखा, अब हमने इतना तो समझ में आ रखा है, हमने क्या देखा कि सर हड़प्पा जो जगह थी वहां का जो वेट सिस्टम था वही वेट सिस्टम को जो ओमान के लोग थे, वो यूज कर रहे थे। सेम वेट सिस्टम था, स्टैंडर्ड रेशियो वाला, दोनों यूज कर रहे थे। और हमने देखा जो ब्रिक्स का रेशियो था वो हड़प्पा में, मेसोपोटामिया और ये ओमान, इन सारे रीजन में या फिर इनके जो बीच के रीजन आते हैं सब में लगभग क्या था, सब सर सिमिलर था। आर्टिफैक्ट जो इनके हैं, इनके मृदभांड जो हैं, परफ्यूम बोटल्स जो है, बीड्स जो है, वो सारे लगभग सिमिलर थे। क्यों? क्योंकि सर एक जगह बनते थे, दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे, फिर वहां से दूसरी जगह बनते थे। हड़प्पा वाले रीजन से जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सर एक कोस्टल एरिया जो था वहां से, वहां पर सील्स बनते थे, सील्स फर्निश होते थे, फिर वहां से मोहनजोदारो और हड़प्पा वहां पर ट्रांसफर किए जाते थे। इट मींस कि यूनिफॉर्म रेशियो तो सब में था, सबका आपस में कॉन्टेक्ट था, तो क्या थी, चीजें सबके पास लगभग एक जैसी थी। तो हमें ये ढूंढने में थोड़ी भी मुश्किल नहीं आती कि इन दोनों, इन सबका आपस में क्या था, कनेक्शन था। तो ये यूनिफॉर्म था, ये सिस्टम था, ये कैसे था, वेलिडेटेड सिस्टम था। सील देखिए हमने, लगभग सबकी सिमिलर है, सिलेंडर है, और सबकी जो राइटिंग्स है वो एक जैसी हैं। इवन हड़प्पा की सीलें हमें कहाँ मिल रही है, सर ओमान में मिल रही है ना, जिसमें ओमान में जो है प्लस हड़प्पा का जो बुल हमने देखा, जो सांड देखा, उसका सिंबल भी उस सील पर था। देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि जो सील हड़प्पा में बन रही है, या फिर हड़प्पा के जो सिंबल्स हैं वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, ओमान में जाके मिल रहे हैं, मेसोपोटामिया में मिल रहे हैं। मतलब कि गुड्स का क्या होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता। और ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, जम्मू टू गुजरात, यानी सारे रीजन में मिलती है, जहां पर पोट्री के एविडेंट मिले, सील के एविडेंट मिले, वेट के मिले, ईंटों के मिले। और सिर्फ जो ईंटें थी ना उनका रेशियो साइज था, एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म था, वो सब में सिमिलर था लगभग, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट यूं कह सकते हैं कि हाँ, अगर किसी ने ये बनवाई होगी तो एक या फिर दो लीडर ही ऐसे रहे होंगे, है ना, ज्यादा लोगों की जो इसमें पार्शलिटी या फिर इसमें जो इंटरफेयर था वो नहीं था, है ना, बहुत कम लोगों को था, जिससे क्या हुआ, लीडरशिप और एक जो काम था वो एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छे सुटेबल लेवल पर हुआ। अब देखो ये जो फोटो है वो यही बता रही है कि सिर्फ इन लोगों के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ काम करना जानते हैं। क्या करना जानते हैं? काम करना जानते हैं। और अच्छा एक लीडर जो होगा वही इन सबको डायरेक्ट करेगा कि आपको चलना किस ओर है, आपको सक्सेस की तरफ जाना है या फिर डाउनफॉल की तरफ जाना है। क्योंकि हमें जो क्लास में हमारे टीचर बताते, क्या बताते हैं, सर पढ़ाते हैं हमें अच्छी तरह से, किस लिए पढ़ाते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में वेल एजुकेटेड बन सके और अच्छे संस्कार और एक अच्छे लेवल पर हम अपनी सक्सेस को हासिल कर सके। क्या करता है टीचर? लीडरशिप करता है, आपकी पढ़ाता है, आपके साथ दोस्त जैसा व्यवहार रखता है ताकि आप पढ़ सको और उनकी बात मान सको। तो एक हमेशा हमारे पास एक अच्छा लीडर होना जरूरी है जो हमें गाइड करे। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारा टीचर हो सकता है, वो हमारा कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है जो हमारा भला चाहे। Got it? We have also seen that settlements were straightly set up in specific locations for various reasons. Besides, labor was mobilized for making bricks and for the construction of massive walls and platform. ऐसे यूनिफॉर्म क्या होगा यार इन सबको? एक आदमी को तो बता दोगे कि यार एक 6x7 का रखना है, ये 8x10 का रखना है। पूरे के पूरे ग्रुप को मोबिलाइज किया गया है कि आपको बस ऐसा ही करना है। मतलब किसी ने पक्का स्पीच दिए, यहाँ दिए नहीं दिए
कैसे पता लगा लोगों को यार? एक अगर आप यूं सोच रहे हो कि है ना, किसी एक मजदूर ने दूसरे मजदूर यानी लेबर को बताया कि ये करना है, फिर तीसरे ने बताया, तो ऐसे में जो बात यहां से कही गई है उसका मतलब ही बदल जाएगा। तो यूं तो हुआ नहीं था। तो हुआ क्या था कि सर उस लीडर ने क्या क्या सबको मोबिलाइज किया है, उनकी लीडरशिप करी है। एक ही लीडर ने सबको स्पीच दी, बोला भाई सारे मिलकर सुन लो, आज से ये काम करना है, ऐसे करना, और पूरा परफेक्ट तरीके से समझाया उनको, जिससे एक बार में उनको बात क्या है समझ में आ गई कि सर काम कैसे करना है। क्यों सर? इतनी ब्रिक्स, इतनी सारी ब्रिक्स, वो भी एक जैसी, छोटी बात है क्या? नहीं, बहुत एडवांस चीजें हैं ये। क्योंकि अगर आप कहीं आज ईंट के भट्टे पे जाओगे ना, कहीं भी ईंट के भट्टे पे जाओगे, तो देखना अगर कोई 10 ग्रुप है जो ईंटें बना रहे हैं, उनमें से एक 11वां जो ग्रुप होगा वो हमेशा ईंट का रेशो ऊपर नीचे रख देगा, टेढ़ी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। बट यहां ऐसा नहीं था, यहां सारा सिस्टम यूनिफॉर्म सिस्टम चल रहा था। क्या चल रहा था? यूनिफॉर्म। और लोकेशन अरे एक नहीं थी, अलग अलग थी। सिर्फ हड़प्पा में ईंटें नहीं बन रही थी, मोहनजोदारो था, ओमान था, मेसोपोटामिया था, कालीबंगा था, बहुत जगह ईंटें बन रही थी। सब जगह एविडेंस मिले, सब जगह सिमिलर था ये सिस्टम। आज तो सांचे आगे, सांचे में डालो, पुट निकालो, बस। हाथ से बनाई गई ईंटें थी, हाथ से। अब देखो, ये मेरे इमेजिनेशन है कि हमने देखा, हमने हड़प्पा को खंडर की तरह देखा, है ना। और आज कोई भी मकान बनता है ना स्टार्टिंग में, तो हमें क्या लगता है कि यार खंडर जैसा। पर जब पूरा फर्निश बन जाता है, पूरा अच्छी तरह हो जाता है, फर्नीचर वर्नीचर सेट हो जाता है, पूरा सेट हो जाता है, जब उसमें गृह प्रवेश होता है, तो क्या लगता है? घर एकदम सुंदर सा लगता है। तो सोचो कि आज जो हड़प्पा है वो हमें जिस तरह दिख रहा है ना, खंडर दिख रहे हैं, तो क्या पता वो कैसा हुआ होगा, है ना। इस रीजन को छोड़ो, एक बार यहां देखो, देख रहे हो कि जितना एडवांस हमें बुक में बताया गया है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या ये दिखने में वैसा नहीं हो सकता क्या? सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारी एक इंसान की जो इमेजिनेशन है ना, वो एक एयरप्लेन से भी फास्ट है। क्योंकि जो मन है ना, वो एक सेकंड में यहां, दूसरे सेकंड में कहीं और है। तो इमेजिनेशन की पावर क्या कहती है कि सर अगर उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी ना कहीं वो ऐसे माहौल में रहते होंगे जहां जो सोसाइटी थी वो परफेक्ट सोसाइटी थी। क्या थी? परफेक्ट सोसाइटी थी। और जहां भी परफेक्ट सोसाइटी की बात आती है, इट मींस कि सारा सिस्टम जो था, पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम था, वो अपने पीक लेवल पर था। सो हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज? चलो एक बार के लिए हम अगर बात कर लें कि सर ठीक है ना, ये सारा काम मजदूरों ने किया, वो मजदूरों ने किया, तो अगर मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं, अभी ये फोटो दिखा रहा हूं अगर मैं आपको, तो क्या सोचो, ये किसी एक लीडर के काम का है क्या? कोई एक लीडर इसको कर सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं। अगर वो लीडर कहीं ज्यादा अच्छा हो या फिर किंग हो जिसकी बात सारे लोग मानते हो, तो पॉसिबल है कि हाँ सबको आदेश दिए गए होंगे कि आपको इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट बनाना है। तो सोचो कि बिना लीडर के मजदूर सिर्फ इतना घर भी बना पाएंगे क्या? क्योंकि सबका सोचने का नजरिया क्या होता है? अलग अलग होता है। हर इंसान अपनी तरह में अलग सोचता है। तो क्या ये अलग नहीं सोचते होंगे क्या? ये भी सोच रहे थे ना। तो क्या है, एक लीडर की पक्का एक लीडर होगा, है ना। कोई ठेकेदार रहा होगा, कोई इनका मिस्त्री रहा होगा, कोई इनका डिपार्टमेंट का हेड रहा होगा, किंग रहा होगा, कोई ना कोई तो था जिन्होंने इन सब की लीडरशिप करी। और ऐसा खूबसूरत जो प्लेस था, या फिर ये सिर्फ एक जगह नहीं था, सब जगह बिल्कुल ऐसा ही था जो बनाया इन्होंने। तो यही क्वेश्चन था कि हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज? किसने ऑर्गेनाइज किया? वहां के कोई ना कोई लीडर तो रहा होगा, कोई ना कोई एंशिएंट अथॉरिटी थी। अब बात करते हैं प्लेस इन किंग्स की, क्योंकि सर हमने तो यूं तो देख लिया कि वहां कोई ना कोई तो था, है ना, कोई ना कोई तो था जो उनकी लीडरशिप कर रहा था, इनको आदेश दे रखा था, इनको ना एक गाइड कर रहा था। तो वहां कौन था? तो दो ही चीज आती है हमारे पास। पहला आता कि वहां कोई किंग विंग रहा होगा, किंग विंग तो नहीं, किंग रहा होगा, या फिर उनका कोई लीडर रहा होगा। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं किंग, प्लेसेस एंड किंग्स। क्योंकि राजमहल में कौन रहता है भैया? राजा ही रहेगा, है ना।
जो प्लेस पैलेस होगा वो किसमें कौन रहेगा, राजा रहेगा, वही है एकदम ठाट बाट शान से एकदम पूरा अच्छी तरह से बनवा रखा, जो दुर्ग है वो पूरा बनवा रखा है, राजा ही रहेगा, ऑब्वियस बात है। तो अब राजा के एविडेंस कितने मिले हैं वो बात करते हैं। सो इफ वी लुक फॉर ए सेंटर ऑफ पावर फॉर डेप्टिकेशन ऑफ पीपल इन पावर, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। आपका आंसर आपके सामने है कि जब भी हम बात करते हैं ना कि सर क्या यहां कोई राजा रहा था, किससे पूछे जाकर, हमारे लिए तो सोर्स यही है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखा है, उन्होंने खोजा है, खोदा है, जो भी उन्होंने कुछ किया है उनके रिसर्च, हमें तो वही से पता लगेगा। तो जब हम आर्कियोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि सर यहां पर कोई किंग रहा होगा क्या, तो वो इस बारे में जवाब नहीं देते। अब क्यों जवाब देंगे, क्योंकि देखो हम उन्हीं बातों के बारे में जवाब दे सकते हैं जब हम श्योर हो। अब यूं तो नहीं हाँ राजा था, प्रूफ क्या है सर, प्रूफ भी तो चाहिए। अब यूं थोड़ी कि हाँ राजा बोल दिया मान लिया और हो गया, नहीं, हिस्ट्री है तो हम सर प्रूफ पे चलेंगे, हमें तो पूरा पूरा एविडेंस चाहिए, है ना। हम तो अंधा कानून है, हमारे पास सबूत दो, गवाह दो, पेश करो, हम मान लेंगे। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि सर वहां क्या कोई ऐसा रीजन रहा, या फिर क्या कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने लीडरशिप करी, या फिर हम किंग की बात करें, डायरेक्ट सब छोड़ो, किंग की बात करते हैं कि सर क्या वहां पर कोई किंग था, पर्टिकुलर सिंगल किंग था, तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। पहला कोई जवाब नहीं होता, बट क्या है, अगर हम कोई टीचर का ग्रुप है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सबकी जो थॉट्स अलग अलग होगी। जैसा कि मैंने क्या बोला, हर एक व्यक्ति जो अपने आप में है वो अलग सोचता है ना, उनकी अलग थ्योरीज होती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का जब हम एक ग्रुप से बात करते हैं, है ना, तो मैं गया उनसे ग्रुप से बात करी, मैं कहा सर प्लीज टेल मी अबाउट दिस, तो सबके अलग अलग डिसीजन थे, सबकी अलग अलग थ्योरीज थी, वो थ्योरी हम आगे देखेंगे। सो अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहेंजोदारो, कहां मिली है, मोहेंजोदारो, वाज लेबल्ड एज पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट। देखो ध्यान से सुनना कि इस जगह को जो पैलेस कह रहा है ना, क्योंकि हमने क्या करा, हमने अपनी समझ के अनुसार चीजों को चूज किया है। अब वो कैसे, क्योंकि देखो हमें एक सिलबट्टा मिला वहां जिसे वो चटनी पीसते थे, ये हम कह रहे हैं, तो क्या हमें पीसने के एविडेंस मिले हैं, बट हम ये नहीं कह सकते वो उससे चटनी ही पीसते होंगे जरूरी नहीं है ऐसा, बट क्यों, क्योंकि वो चीजें आज के हमारे चीजों जैसी है, तो हम ये मान रहे कि हाँ वो ऐसा करते होंगे। और हिस्ट्री में जब भी हम मोस्टली हड़प्पा की बात करेंगे तो हम यही बोलेंगे हाँ शायद करते होंगे, क्योंकि वो चीजें बिल्कुल सिमिलर सी हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने क्या कहा, लेबल दिया इसका पैलेस का, और पैलेस में कौन कौन रहता है भैया, किंग रहता है, और वहां या कोई महामुनिम या फिर कोई मंत्री होगा वहां वो रहता है, बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट। और यहां पर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि यहां पर किंग ही रहता होगा, कोई इसका एविडेंस नहीं है। स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज द प्रीस्ट किंग, पुरोहित राजा। क्या होता है प्रीस्ट किंग, कि एक हमें एक मूर्ति मिली है, क्या मिली है, एक लेबल स्टैचू मिला है स्टोन का, जिसको पुरोहित राजा कहा गया है। जैसे देखो हम अगर बात करें, कोई आपने अगर एनीमे देखा है, कोई कार्टून देखा है, डोरेमोन देखा होगा लगभग, है ना, डोरेमोन देख लिया, या फिर कोई भी कार्टून देखा, उसमें क्या होता है कि कोई फाइटर्स होते हैं, या फिर जो डोरेमोन का गैजेट था वो बूढ़े बाबा वाला देखा होगा, अगर आपने एपिसोड देखा है ना, तो एक बूढ़े बाबा वाला होता है। या फिर किसी भी एनीमे में देख लें कि एक जो फाइटर्स होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, उनकी लीडरशिप एक बूढ़ा आदमी करता है ना, एक बूढ़ा सा आदमी होता है, वो खड़ा रहता है, वो सबको बोलता है जीवन में मैंने ये देखा, ये करना है, तुम्हें ये करना है। या फिर निंजा टर्टल की बात कर लो, निंजा टर्टल सबने देखा है, कार्टून में आता था, वेब सीरीज में, उसमें जो बूढ़ा चूहा होता है ना, बूढ़ा चूहा, बिल्कुल उसी के जैसा यहाँ एक पृष्ठ राजा था। कहते हैं कि वही सबकी लीडरशिप करता था। क्यों, क्योंकि देखो एक दो मान्यता है, पहली या कि जब वहां कोई किंग नहीं था तो बट लोग किसी ना किसी की तो बात मानते थे। दूसरी कि जो उन मुखिया में सबसे बुजुर्ग होगा उसको जीवन का अनुभव, लाइफ का एक्सपीरियंस उन सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। फैमिली में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा होता है उसकी बात मानते हैं, उससे डरते भी हमारे, डरते हैं ना, है ना। बस दादाजी हैं तो उनसे डरते हैं, पिताजी है तो उनसे डरते हैं कि भाई लेट आगे मारना पड़ जाए, पढ़े नहीं मारना पड़ जाए। वैसे ही वहां पर कोई लीडर होता था, जो मुखिया जिसको बोलते हैं, लोग उनकी बात मानते थे। बिल्कुल वैसे ही यहां पर एक प्रीस्ट राजा था जिनकी हमें मूर्ति मिली, जिसको कहते हैं प्रीस्ट राजा। कितना देख सुंदर दिख रहा था, ये मूर्ति है, मूर्ति को कलर कर दिया, फिर हमने उसका एक
बढ़िया सा डायग्राम बना दिया। तो कुछ ऐसे दिखते थे वो प्रीस्ट राजा। This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest king. अब ये किस लिए? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा सिस्टम था कि वहां पर प्रीस्ट किंग था, और उसके बाद हम जितने भी हम अगर फैमिली में देखें हमारी, तो यही होता है कि बूढ़े दादाजी होते हैं हमारी, जो घर के मुखिया होते हैं। गांव की बात करो, गांव में पंचायत होती है, वहां पर भी जो सबसे बुजुर्ग होते हैं की चलती है, वो वहां के हेड होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही ये भी पुरोहित राजा थे, या तो एक्सपीरियंस में ज्यादा थे, या फिर गोदेव्य शक्तियां थी, या फिर बहुत सिंसियर इनोसेंट थे, और या फिर बूढ़े बुजुर्ग थे। यानी इन सब में कोई अच्छा एक्सपीरियंस या फिर कोई अच्छे लेवल पर ये थे, जिसलिए इनको सभी क्या कहते थे, मानते थे, है ना, एज ए प्रीस्ट किंग मानते थे। एंड हैव फाउंड पैरेलल इन द इंडस रीजन। तो क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि मेसोपोटामिया में क्या होता था, मेसोपोटामिया में एक प्रीस्ट किंग था जो क्या करता, जो सभी ऑर्डर्स को क्या तरह से क्या करता, एक्सेप्ट करता या फिर अप्रूवल देता था। जैसे कि कोई आ गया पूछ लिया कि सर क्या हम ये काम कर ले, तो फिर वो प्रीस्ट जो था वो अपनी समझ और अपनी जिज्ञासा या फिर जो उनका एरिया था उनके अनुसार बताता कि क्या ये काम करना सही है या फिर नहीं है। अगर सही होता तो वो देते अप्रूवल, ठीक है करो और तुम्हारा जग में नाम होगा, अगर नहीं तो इस काम को मत करना वरना बर्बादी आएगी। मूवीज में देखते हैं, हर एक मूवी में ऐसा बुढ़ा एक आदमी होता है जो सबको ज्ञान देता है ना, कि यार इसको मत करना, तुम्हारा काल नजदीक है, तुम्हें जाकर ये बनोगे, ऐसे करते होता है। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहाँ था। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि मेसोपोटामिया में सिस्टम रहा कि वहां प्रीस्ट किंग था, उसके एविडेंस मिले, और बिल्कुल पैरेलल, जैसा कि हम देखते हैं हमेशा क्या था कि सर यहाँ का एविडेंस यहाँ मिला, यहाँ का यहाँ मिला, यहाँ का यहाँ मिला है, किसमें, बर्तन में, बाटों में, सील में, ठीक है। और बिल्कुल वैसा ही जो मूर्ति थी, स्टैचू था स्टोन का, बिल्कुल वैसा ही जो मेसोपोटामिया में था वो यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली रीजन में भी मिला है। तो मिला है इट मींस क्या था, अगर वहां प्रीस्ट किंग रहा होगा तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ भी कोई प्रीस्ट किंग था जिन्होंने सब पावर को सेंट्रलाइज कर रखा था। तो अब ये सोचो कि अगर इस प्रीस्ट ने सारे ऑर्डर दिए तो इनका नॉलेज कितना शानदार रहा होगा, है ना। ये आईआईटीएन, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ था फिर एक मामले में। अरे इतना वेल डिजाइन स्ट्रक्चर, किसी का आम बात तैयार करना, यूनिफॉर्म, सिविल कोड, सारा सब कुछ दे रहा है ये। वहां की इकोनॉमी परफेक्ट थी, वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पीक पर था, यानी सिर्फ एक व्यक्ति का डिसीजन ले रहा है ना, ब्रिलियंट माइंड है। फिर ये मूर्ति देखी, ये पहले मूर्ति थी, फिर इसको कलर कर दिया गया और एक फुल का एक आर्टिफैक्ट यानी एक फोटो बनाया गया, बहुत ही सुंदर, और एकदम गर्व से सीना चौड़ा करके खड़े हुए हैं ये प्रीस्ट किंग सी। सो बट एज we will see in next, the ritual practices of the Harappa civilization are not well understood. हमें पता है सर, हर बार हम यही तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो रिचुअल था, जो राइटिंग्स थी या फिर जो भी कल्चर रहा उनका, उनको हम अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाए ना, कहां कर पाए, हमें तो जो एविडेंस मिला हमें तो वो स्टडी कर रहे हैं। Yet nor are there any mean of knowing whether those who performed them also held political power. बताओ, ये बोल रहे हैं कि जो प्रीस्ट था ना उसका एविडेंस नहीं हमारे पास कि उसके पास पॉलिटिकल पावर थी नहीं थी, बट एक हम अगर जनरल बिहेव की बात कर रहे हैं ना, एक हमारे आदर्शों की बात करें, हमारे कल्चर की बात करें, तो क्या कहता है, हमें सभी बूढ़े बुजुर्गों के क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो शायद इसी तरीके से ये लोग इनका सम्मान करते होंगे। बट जब हम पॉलिटिकल पावर की बात करते तो इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी, इसका एविडेंस हमें नहीं थी या नहीं थी, जो भी थी। सो पहला जो है आर्कियोलॉजिस्ट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, some archaeologists are of the opinion that Harappa society had no rulers. क्या बोलते कि इनके पास कोई रूलर ही नहीं था। बताओ, मैंने कहा था ना आपको कि हम अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट से पूछेंगे सर क्या क्या था यहाँ, बताओ ना हमें, थोड़ा कुछ गाइड करो, कुछ थ्योरीज बताओ जिससे हम क्या हमारे एग्जाम में लिख सके। तो जब पहले आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा गया, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई रूलर ही नहीं था, एंड दैट एवरीबॉडी एंजॉय इक्वल स्टेटस। क्या करता था, हर एक व्यक्ति इक्वल स्टेटस, यानी यहां पर क्या थी, इक्वलिटी थी सर, थी ना।
क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इक्वल स्टेटस एंजॉय कर रहा है। तो क्या सच में यहाँ इक्वल स्टेटस था क्या? सोच के देखो, था क्या? कुछ हद तक था, कुछ हद तक नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब तरह के लोग थे। यहाँ पे लीडर्स थे, मजदूर थे, और नॉर्मल जो जीवन बिताते वो थे, साफ सफाई वाले थे, सब तरह के लोग थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन भी रहे होंगे, उनका हमें एविडेंस मिला नहीं, वो शायद गाते थे, है ना, ड्राइंग वाले मिले, राइटिंग वाले मिले हैं, मतलब कि सब तरह के लोग थे, सबको सम्मान मिल रहा था, तभी हमें एविडेंस मिले, मतलब इक्वलिटी तो थी। ठीक है, सेकंड नंबर क्या बोल रहे हैं हमें, जो हमें दूसरे आर्टिकल से जब पूछे, उन्होंने बताया अदर्स फील देयर वाज नो सिंगल रूलर। क्या बोलते कि सर वहां पर सिंगल रूलर नहीं था। क्या नहीं था? सिंगल रूलर नहीं था। अब तो बात बहुत हैरानी की कि सिंगल रूलर नहीं था, अलग अलग रूलर थे, फिर भी इन सब में क्या है, यूनिफॉर्म सिस्टम है। क्या करते होंगे वो, फोन पे बात, हेलो रूलर नंबर 2, वहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा होना चाहिए, वहां का वेट सिस्टम ऐसा होना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम तीनों भाईचारे मिलकर पूरे एरिया को एक जैसा बना देंगे। शायद पॉसिबल रहा हो, हम ये नहीं कहते कि नहीं रहा, बट मे भी कुछ हद तक पॉसिबल रहा हो कि ऐसा होता होगा। बट सर्वल दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, और कुछ क्या बोलते कि मोहनजोदारो में अलग रूलर था, हड़प्पा में अलग रूलर था, और अलग अलग जगह पर अलग रूलर था। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं, है ना, हम ये बात भी मान सकते हैं कि सिंगल रूलर नहीं था, हम ये बात भी मान सकते हैं चलो इक्वल स्टेटस था, क्योंकि वहां पर कोई रूलर नहीं था तो सबका इक्वल स्टेटस था, तो हो सकता है कि वहां की किसी ने लीडरशिप करी हो, या फिर जो वहां का इंजीनियर था उनकी बात सबने मानी हो। ठीक है, रूलर बात रूलर नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं कि वहां कोई सिंगल रूलर ना हो, ये भी पॉसिबल है। क्यों? हो सकता है सिंगल रूलर ना हो, बट आपसी जो संचार करते थे, सोचते थे भाई हाँ जो सिस्टम अच्छा वो हम अप्रूव करेंगे, और वही सिस्टम हमें चला कि हाँ अप्रूव करेंगे। बट हमें एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमें सिर्फ जो चीजें मिली है ना, हम उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हमें ना यहाँ पर गलत सही का नहीं पता। क्या सोच के देखो, एक बार के लिए सोचो कि जिस वेटेज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो कितने अप्रूवल के बाद अप्रूव हुआ होगा। सोच के देखो, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि उससे पहले सिस्टम था बट वो सही नहीं था तो उन्होंने उनको चेंज कर दिया, जैसे हिस्ट्री में हर बार देखते हैं, है ना, चीजें चेंज होती है, रूलर चेंज हो जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हुआ होगा क्या कि सील का डिजाइन सबको सेट नहीं लगा तो बोला नहीं ऐसे नहीं, हमें वो पसंद है, तो इसलिए क्या करो, उसका मैन्युफैक्चर करो। नहीं होता। कोई कंपनी है मार्केट में बहुत ज्यादा हैवी रेट में दे रही है ना, बहुत हाई रेट में दे रही है चीजों को, तो उसको बंद करके एक ऐसी कंपनी बिल्ड की गई जो नॉर्मल रेट पर सबको दे, तो बोला भाई हाई रेट वाली बंद करो, नॉर्मल रेट वाली काम करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये थ्योरी जो है पॉसिबल है, क्योंकि हमें यहां सिर्फ एविडेंस मिलते हैं और लिमिटेड मिलते हैं, तो यहां गलत सही का तो सवाल उठता ही नहीं कि कौन सी गलत थी कौन सी सही थी, बस हमें जो मिला हमने वो पढ़ लिया। देन हड़प्पा, अनोदर एंड सो फोर्थ। क्या बोलते कि अलग अलग रूलर रहा होगा, जिसमें हड़प्पा का अलग था और मोहनजोदारो का अलग था। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ना। तो जब इन्होंने क्या करा, आपस में ट्रेवल करा, तो एक दूसरे को जाना, क्या करा, एक दूसरे जाना कि जब हम एंशियंट यानी एंशियंट हिस्ट्री की बात करते तो हमने देखा कि इससे थोड़ा आगे चलेंगे जब, है ना, तो जब लोगों का राज चल रहा था, राजा महाराजा थे, उस वक्त क्या हुआ था, बहुत सारे ट्रेवलर जो थे वो बाहर से आए थे, है ना, अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में अलबरूनी था, वेमसांग था, है ना, वो सब बाहर से आए थे, है ना, ट्रेवलर थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो देखा ना उन्होंने वो लिख दिया, लिखा ना। तो अब ऐसा है कि जो चीजें वो अपने साथ लाए होंगे वहां ये अप्लाई किया, और यहां से जो सीख के गए वहां अप्लाई किया। तो क्या यहां ऐसा नहीं हो सकता कि हड़प्पा वाले रीजन से कोई किंग गया होगा उधर, देखा यार ये सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, चलो हम वहां अप्लाई करते हैं। तो ऐसे करते 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 जो सिस्टम था एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन गया। तो पॉसिबल है। तो ये तीनों थ्योरीज हैं, ये पॉसिबल है। सो येट अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। और यहां पर आते आते कुछ लोग आर्ग्यू करते, अरे आर्ग्यू नहीं करना हमें, लड़ाई झगड़े माफ करो, गांधी जी को याद करो लड़ाई हमें नहीं करनी, आर्ग्यू करते हैं कि सिंगल स्टेट रहा होगा, है ना, कि जो कोऑर्डिनेशन का या जो लीडरशिप का स्टेट था वो सिंगल रहा होगा, उसके बाद हमने अलग अलग बिल्ड कर लिए। सो गिवन द सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट द एविडेंस फॉर प्लान सेटलमेंट
द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स साइज एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेटलमेंट नियर सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल था वहां पर या फिर एक सिंगल स्टेट रहा होगा जो ये सब चीजें मैन्युफैक्चर करवा रहा था ना, वो सिंगल स्टेट था। स्टेट मतलब पूरी एक जगह है जहां से सबको सप्लाई होता था और फिर जिसको भी वो उनकी फ्रेंचाइजी बिल्ड करनी होती थी वो उसके हिसाब से काम करते थे। ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि देखो वहां अलग अलग ग्रुप हो रहे हैं, पॉलिटिकल में अलग हो रहा है, आर्ट फैक्ट में अलग हो रहा है, काम करने वाला अलग हो रहा है, मजदूर वाला अलग हो रहा है। तो कहते हैं कि वहां एक सिंगल स्टेट रहा होगा जब इन सबका अलग अलग कोऑर्डिनेशन करता रहा, है ना। जितने भी आर्ट फैक्ट होते थे, साइज रेशियो होते थे, वो एक ही कंपनी होती होगी जो इन सबका रेशियो यूनिफॉर्म करती होगी कि नहीं आपको ऐसा ही रेशियो बनाना है, और फिर आगे उनको क्या करती, ट्रांसफर करा देती कि काम करना है तो ऐसे ही करना है, वरना भाई चले जाओ छोड़ के। पॉसिबल है, इसलिए हम इन तीनों थ्योरीज को इसमें इंक्लूड कर लेते कि हाँ इन तीनों थ्योरीज में कोई भी पॉसिबल हो सकता है। तो जब हमसे पूछा जाए कि क्या हड़प्पा और वहां कोई राजा था, तो हमें ये तीनों थ्योरीज ध्यान में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ध्यान में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वहां किंग था या फिर नहीं था। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जब हमसे एक फैक्ट पूछा जाए कि क्या वहां किंग था, तो हमेशा बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें बोल रहा कि वहां कोई किंग नहीं था। और जब हमसे सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हमें तीनों थ्योरीज लिखनी है। समझ रहे मेरी बात को? As of now, the latest theory seems the most plausible, as it is likely that entire communities could have collectively made implemented such complex decision। क्या बोले हैं कि वहां के, ये फोटोज बाद में देखना, अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, है ना। क्या बोलते हैं कि कुछ का मानना है कि जो पूरा ग्रुप था ना, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार, ये सबसे कहते हैं ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया, रीजन हो गया, या फिर एक रीजन जिसको हम कहते हैं। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जितनी भी कम्युनिटीज थी ना, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार सबने क्या करा, एक मीटिंग करी और मीटिंग में डिसाइड हुआ कि क्या करेंगे, हम सारे मिलके सिंगल डिसीजन लेंगे कि हमें यही करना है। तो जब ये डिसाइड हुआ कि हमें करना क्या है, तो उसके बाद क्या करा, उन्होंने कर दिया। किया कि नहीं किया? किया ना, इतने बड़े लेवल पे काम किया। तो अब मैं चलता हूं कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ इमेजिनरी ड्राइंग्स जो हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में, क्योंकि वो चीजें आज तो नष्ट हो चुकी है ना। तो एक ही जो फोटो देख रहे हो ना आप, ये ड्राइंग है 2022 में। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो वापस यहाँ गए विजिट करने, है ना। मानसून भी आ गया था, बारिश भयंकर वाली बरसी, तो इनको लगा कि शायद कुछ ना कुछ जमीन से निकला हो, और ऐसा हुआ, है ना। तो क्या हुआ कि जब वहां का स्ट्रक्चर पेंटिंग में बनाया गया, ड्राइंग में डिजाइन किया गया, तो वहां का सिस्टम कुछ ऐसा था। गूज़बम्स आ जाते हैं जब ये देखता हूं, कितना शानदार, एडवांस और एक परफेक्ट एग्जांपल रहा सोसाइटी का, है ना। एक विजनरी वर्ल्ड की बात करते हैं हम कि सर ऐसा सच में रहा होगा। सोच के देखो कि जो जो हमने पढ़ा है वो सब हमने इसमें डाल दिया है। ये सारे लोग हैं, मार्केट है, दीवारें, ये देखो ये वॉल है। क्या है? ये वॉल है जो नगरों के बाहर थी। ये पूरी दीवार है जो उनको घेर के रखी है इवन। और यहां जब आते हैं तो दुर्ग आ जाते हैं। और ये वो जो निचला हिस्सा, जो निचला शहर था, पूरा का पूरा सिटी थी, वो ये है। इतना सुंदर लग रहा है। एक बार को मन चाहे कि बस मैं यहां चला जाऊं, यहां बस जाऊं। इतना खूबसूरत नजारा है। उसके बाद ये है 2022 के फोटोग्राफ्स, मानसून, बहुत तगड़ी बारिश के बाद। तो देखो ये जो जगह है, यहां पर 700 कुएं मिले हैं। बताया मैंने आपको 700 कुओं के एविडेंस मिले थे। वो जगह यही है। इसके आसपास घरों में कितने मिले हैं? 700 कुएं। और ये देखो, ये निचला शहर और वो ऊपरी शहर, ये निचला शहर था और ये ऊपरी शहर था, ऊपरी दुर्ग जिसको हम कहते हैं। फोटोग्राफ है और वो भी 1 साल पुराने, जस्ट पिछले साल के फोटोग्राफ्स हैं। और ऐसी कंडीशंस थी वहां। आर्कियोलॉजिस्ट का सर्वे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि उन्होंने क्या करा, सब चीजों का मेजरमेंट किया हुआ है। एक डिजिटल मैप था इनका, डिजिटल नक्शा जो इनका तैयार करके रखा, तभी जाके ये बना पूरा। और फिर देखो ये क्या है सर? ये ड्रेनेज सिस्टम का एविडेंस है। क्या है?
ड्रेनेज सिस्टम के एविडेंस है। और देखो कि जब वहां पर बारिश आई तो देखो कुछ आर्टिफैक्ट ऐसे हैं कि पीला पीला सा गोल्ड की तरह लग रहा है पर है नहीं, है ना। ये क्या है, ये जो पॉटरी होती है टूटी हुई, टूटे हुए मर्तबान है या फिर मटका मुटका जो भी इनके रहे हैं उनके अवशेष हैं, उनके टूटे हुए हिस्से हैं। होते ना जब घर में कोई मटका टूट जाता है तो उसके एविडेंस रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ उनके एविडेंस है। वो बारिश के बाद, घनी बारिश के बाद आए हैं। और ये राज सदन है जहां पर शायद उनकी मीटिंग्स हुआ करती होगी। क्या हुआ करती होगी, मीटिंग हुआ करती थी। घर का बड़ा जिसको बोलते हैं आंगन बोलते हैं, बरामदा बोलते हैं, ये बरामदा रहा होगा। और वहां कुछ मिली हुई मरण मूर्तियां, स्टैचूज या फिर जिनको स्टोन से बनी हुई मूर्तियां हैं वो मिलते हैं। देखो ये बुल की तरह लग रहा है, ये सारे अलग अलग जानवरों को इंडिकेट कर रहे हैं। ये देखो पैंथर, ये तो पैंथर लग रहा है क्या, ब्लैक पैंथर। ओ माय गॉड, पता नहीं ब्लैक पैंथर है कि नहीं पर मुझे वैसा लग रहा है क्योंकि मैंने वकांडा फॉरएवर ज्यादा ही देख ली। तो देखो है ना कुछ अलग अलग स्टोन्स लग रहे हैं। ये सारी वहां की फोटोग्राफ्स है, कहाँ की, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की। द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं इसकी समाप्ति की, इसका जो खंडन था या फिर जो एंड था वो हुआ कैसे। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हड़प्पा सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के अंदर। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदारो है, और इनका जितना भी कनेक्शन हमने मैप के अंदर देखा था उसमें से बहुत सारी चीजें, मेनली उनकी जो राइटिंग्स है वो क्या रही है, वो मिस्टीरियस रही है। इनका कनेक्शन मिस्टीरियस रहा है। हालांकि हमें एविडेंस मिले हैं पर वो एविडेंस इतने ठोस नहीं है, इतने नहीं है कि हमें पूरी तरह से जानकारी दे पाए। तो हम शायद उन जानकारियों से सेटिस्फाइड ना हो क्योंकि हमें, हमारे पास जो जानकारी है ना वो पूरी नहीं है, वो आधी अधूरी है। और आधी अधूरी जानकारी में शायद वो मजा ना हो जो पूरी जानकारी में हो। और अब बात पहुंच गई है इसके एंड की कि ये खत्म कैसे हुआ। तो देखो शायद आपने, एक बात बता रहा हूं कि राजस्थान में जैसलमेर एक जगह है, सबको पता है क्या, हाजिर पता है। जैसलमेर में एक गांव है कुलधरा। कौन सा गांव है, कुलधरा एक गांव है। वो अभी प्रेजेंट टाइम में एक हॉन्टेड प्लेस है। क्या है, एक हॉन्टेड प्लेस है। तो सर उसका कनेक्शन, इसके कनेक्शन क्या है, ये सब क्या चल रहा है। तो देखो कनेक्शन इतना कुछ नहीं है बट दोनों के बीच में कहानी है जो मैं शायद आपको बताना चाहूंगा। पहले बात करें कुलधरा की। देखो कुलधरा में क्या है, जो गांव था ना उसमें एविडेंस ऐसा मिला है, मतलब लोग भी कहते हैं और ये मतलब पूरी तरह से माना जाता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। देखो हुआ क्या था कि कहा जाता है कुलधरा जो गांव है वो पूरा गांव बसा हुआ था लोगों से। और एक ही रात में कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर हुआ जिसकी वजह से उन गांव वालों ने एक रात में ही पूरा गांव खाली कर दिया। मैं बात कर रहा हूं कुलधरा जैसलमेर की, है ना। क्या हुआ था, एक रात में वो पूरा गांव खाली कर दिया था। ऐसे नहीं कि सारा सामान वो लेके गए थे। अगर कोई सब्जी वहां उन्होंने चूल्हे पर बना के रखी है तो वो वैसी की वैसी थी। अभी भी वहां पर वो एविडेंस पड़े हैं, जब वो सब्जी जो है वो जली भुनी जैसे भी पड़ी है वहां, वो वैसा का वैसा पड़ा है। और भारत सरकार ने उस प्लेस को पूरी तरह से हॉन्टेड प्लेस जो है वो घोषित कर दिया है। तो सर इसकी कहानी और इसकी कहानी में क्या सिमिलैरिटी है। देखो सिमिलैरिटी ये है कि जैसे कुलधरा को त्याग दिया गया था ना, बिल्कुल वैसे ही इसी प्लेस को यानी हड़प्पा को त्याग दिए जाने यानी अबेंडन के संकेत मिले हैं, एविडेंस मिले कि शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि इस जगह को पूरी तरह से लोगों द्वारा त्याग दिया गया था। फर्क इतना सा है कि जहां कुलधरा को एक ही रात में त्याग दिया गया था वहां यहां इतने एविडेंस नहीं कि एक साथ त्यागने के। हाँ बट यूं है कि कुछ त्याग दिया गया था, कुछ नष्ट हो गए थे, बाढ़, मतलब बहुत सारे रीजन यहां पर भी मिस्टीरियस हैं। कैसे हैं, मिस्टीरियस है क्योंकि हमें यहां भी पूरे एविडेंस नहीं मिलते कि ये गांव जो है या फिर जो ये सभ्यता थी इसका एंड जो है वो कैसे हुआ। सो देयर इज एविडेंस दैट बाय सी 1800 BC most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned। अब देखो किसका रीजन मिल गया हमें कि सर जो चोलिस्तान था ना उसको पूरी तरह से त्याग दिया गया था। ये आपको याद रखना है जब आपसे पूछा जाए कि कौन सी जगह को त्याग दिए जाने के एविडेंस मिले और कब मिले। कब के मिले, 1800 BC में
चोलिस्तान को त्याग दिए जाने के एविडेंस मिले हैं। ये कौन बताता है हमें? ये आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं, क्योंकि वहां जब ये रिसर्च करते हैं उनको जो एविडेंस मिलते हैं उसके हिसाब से वो हमें बताते कि हाँ यहां पर त्याग दिए जाने के संकेत हैं। Simultaneously, there was an expansion of population into new settlement in गुजरात। और देखो इसी प्रकार मतलब जिस तरह से इस जगह को त्याग दिया गया था ना, है ना, त्याग दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह है से जो गुजरात वाला रीजन था, पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा की तरफ मूव कर रही है। क्योंकि होता है ना, देखो अभी क्या है, हाँ मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में बीकानेर में क्या होता है, बीकानेर जैसे अभी समय चल रहा है मेलों का, रामदेवरा का मेला जाता है ना, रामदेवरा का जाता है, पूर्णरासर का जाता है और देशनोक का जाता है। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक दिन या फिर रामदेवरा का तो 10-12 दिन में होता है, लंबी यात्रा करते हैं और पूरा का पूरा जो बीकानेर है दूर दूर से लोग आते हैं यात्रा करने के लिए मेले के अंदर, है ना। तो क्या होता है, सारे एक साथ होते हैं। जब वो एक साथ चल रहे होते हैं, अगर इनके जाने के बाद आप उन जगहों पे जाओगे तो वहां उनके जाने के एविडेंस मिलेंगे कि उन्होंने रास्ते में क्या खाया, कौन कौन सी सेवा यूज लिया, फिर कहाँ बैठे, एविडेंस मिल जाते हैं। उनके द्वारा फेंके गए कोई चीजें हो, कुछ कचरा हो, या फिर जहां वो बैठे हैं ऑब्वियसली वहां पर कुछ बनाया खाया होगा तो वहां पर बनाने खाने के अवशेष मिले। उसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट वो क्या कहते हैं कि यहाँ वाले जो रीजन वाले थे, हड़प्पा वाले, वो धीरे धीरे मूव कर रहे थे। पहली बात कहाँ बताई, चोलिस्तान में बताई 1800 बीसी के आसपास। क्या कर रहे हैं वो कि सर उस जगह को पूरी तरह से त्याग दिया गया था। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि वहां के कुछ लोग क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। किसकी तरफ? गुजरात की तरफ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा की तरफ जा रहे हैं। तो मूव होने के जो एविडेंस है वो उनको मिले हैं। In the few Harappa sites that continue to be occupied after 900 BC, there appears to have been a transformation of material culture marked by the disappearance of the distinctive artifact of the civilization, weight, seals, special beads। अब इसका मतलब क्या है? In the few Harappa site, अब कुछ हड़प्पा साइट्स की बात कर रहा है लगभग 1900 बीसी के आसपास ही। There appear to have been a transformation of material culture। क्या हो रहा है? मटेरियल कल्चर का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, उसका भी समझाता हूं। देखो हम क्या करते हैं, जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, हाउस शिफ्टिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जहां से हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो समझो आज से 7 दिन बाद, है ना, आज से 7 दिन बाद हमको कहीं शिफ्ट होना, तो क्या करते हैं, हम पैकिंग आज से ही शुरू करते हैं। 7 दिन पहले से हम क्या करते हैं, वहां की पैकिंग जो है वो शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पैक किया हुआ सामान है हमें वापस ना खोलना पड़े। तो चीजों का कम यूज करते हैं ताकि क्या करें, हम ज्यादा सामान पैक करें और बस खाने वाने का जो हो वो हम लास्ट में जब निकलेंगे तब पैक कर लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मटेरियल का जो यूज है वो धीरे धीरे कम करते जा रहे थे लोग। ऐसे एविडेंस मिले कि जहां हम देखते हैं एक हड़प्पा में, मैच्योर हड़प्पा में हमें क्या मिला, उसमें बहुत सारे एविडेंस मिले लोगों के मरने के। वहां ऑर्नामेंट मिले, वहां पॉट्स मिले, पोटरी मिले, फ्यांस के पोट्स मिले हैं, मूर्तियां मिली है और सील मिली है, बीड्स मिले, बोन्स तो मिले ही हैं, सब कुछ मिला है। और धीरे धीरे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, क्या हो रहा है इस तरफ, यहां पर वो जो हड़प्पा वाले हैं वो चीजों का कम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं। यानी जो भी उनकी सील था, वेट सिस्टम था और स्पेशल बीड थे, उनका जो यूज है हमें कम देखने को मिल रहा है। अब बात करता हूं, देखो जल्दी बताऊं मैं आपको कि इसका एंड की क्या कहानी। इसके एंड की कहानी साफ तौर पर यह कि किसी को नहीं पता हुआ क्या था, किसी को भी नहीं पता हुआ क्या था। बट जो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर्स हैं वो अपनी थ्योरीज बताते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो। और साथ ही साथ सबसे पुराना वेद कौन सा है, भारत का सबसे पुराना, संसार का मान लो सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद है।
सबसे पुराना और पहला वेद है ऋग्वेद। तो कुछ लोग जो है, कुछ प्रोफेसर जो है, वो ये कहते हैं कि इसका जो उल्लेख है ना वो ऋग्वेद में भी दिया गया है। उसका भी हमारे पास कहानी है, वो भी हम आगे देखेंगे। किसके बारे में कहा है सर? उन्होंने ऋग्वेद में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया गया है इसके बारे में कि शायद ऐसा कुछ हो, है ना? तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आल्सो डिसअपीयर्ड। क्या हो रहा है? धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब गायब कब होगा सर? जब लोग उन चीजों का यूज करना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अब उनकी नजर में तो गायब हो गया, क्या हुआ? तो एविडेंस मिले, तो हमें एविडेंस वो मिले जो पहले से दब गए थे या फिर बाद में अचानक दब गए। अब इसकी भी दो कहानी है। दो कहानी देखो, पहला तो ये, इनकी बात मान लेते हैं हम, है ना? दूसरा हमें क्या लगता है कि शायद हमें जो एविडेंस मिले ना जहां, वहां क्या हुआ हो। एक इमेजिनरी बात बताता हूं आपको। लोग जैसे रोजमर्रा चल रहा था, जिंदगी चल रहा, हो सकता है कोई पत्थर जो है अंतरिक्ष के बाहर से कोई पत्थर आया, मीटेरियोट आया, आके धरती पे गिर गया, है ना, उस जगह पर गिर गया, या फिर बाढ़ आ गई, या फिर भूकंप आ गया। तो जो लोग जैसा जहां थे ना वो वहीं पे दफन हो गए, मर गया, फिर जो भी हो गया। इस वजह से हमें बच्चे आर्टिफैक्ट मिले, शायद ये हो सकता है ना? तो इसमें कुछ भी पॉसिबल है। बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, तूफान आया हो, सुनामी आया हो, या फिर अंतरिक्ष से कोई मेटेरियोट आके गिरा हो। अगर मेटेरियोट गिरता तो उसके ऑब्वियसली बात है कि हमें उसके एविडेंस मिलते, पर ऐसा कुछ मिला नहीं है ना? मैं जनरल सी बात बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना? तो क्या हुए, धीरे धीरे उनके जो लैंग्वेज है, जो राइटिंग्स है, और लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो ट्रेड था वो धीरे धीरे कम होता गया। और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आल्सो डिसअपीयर्ड। यानी जो लोग क्राफ्ट का काम करते थे, जो फ्रांस के पोर्ट है, पोटरी है, या फिर मूर्तियां, अमरण मूर्तियां जो हैं वो बना रहे थे, वो भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। इन जनरल फॉर फ्यूअर मटेरियल वर यूज्ड टू मेक फॉर फ्यूअर थिंग्स। यानी बहुत, जैसा कि मैंने कहा, क्या कर रहे हैं हम रेडी हैं शिफ्ट करने को। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो हम कम चीजों का यूज करेंगे, कम चीजें बनाने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कम चीजों का यूज कर रहे हैं। पहला तो ये शिफ्टिंग वाला। दूसरा कि शायद इनका जो सिविलाइजेशन था या फिर इनकी जो सोसाइटी वो एंड की तरफ आ गई, या फिर बहुत सारे लोग वहां से मूव कर गए हों, और जो कम लोग बचे, जो बचे कुछ लोग थे, वो बस उतना ही मटेरियल बना रहे थे, सामान बना रहे थे जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए, या फिर जिससे उनका जीवन एक सही तरीके से चल सके। क्वाइट पॉसिबल। सो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स deteriorated and large public structure were no longer provided, no longer produced। अब उसके बाद क्या हुआ, ना तो कोई पब्लिक प्लेस बन रहा है, ना लोगों के घर बन रहे हैं, ना कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ओवरऑल आर्टिफैक्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हड़प्पा और सक्सेसर कल्चर्स। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट हड़प्पा की बात करें, यानी जो सोसाइटी वहां पर पहले से थी, या तो वो अपग्रेड कर गए, क्या कर गए, अपग्रेड कर गए, नई सभ्यता में ट्रांसफर कर लिया उन्होंने। तो ये अचानक थोड़ी हुआ होगा। सोच के देखो, अगर हम किसी चीज को अपग्रेड करते हैं सडनली हो जाता है क्या? वो नहीं, उसमें टाइम लगता है। और शायद अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अपग्रेड हुआ तो हमारे पास कुछ एविडेंस मिलते। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं, क्या था, इससे पहले व्हाइट बोर्ड चलता था, अभी भी चलता है स्कूल्स में, है ना? बहुत सारे लोग क्लासेस में डिजिटल बोर्ड हो गया है, बट डिजिटल बोर्ड से पहले शायद आपको नहीं पता, पहले चल रहा था व्हाइट बोर्ड। कौन सा चल रहा था? व्हाइट बोर्ड चल रहा था सर। उसके बाद में एक बोर्ड और आया था जिसको ग्लास बोर्ड बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्लास बोर्ड। और वो अभी भी कुछ लोग जो है वो यूज करते हैं ग्लास बोर्ड। ग्लास बोर्ड जनरली सिर्फ ऑनलाइन में ही यूज होता है, क्योंकि इसमें जो उल्टा दिखता है, इसलिए क्या हुआ, ग्लास बोर्ड यूज कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ डिजिटल बोर्ड पर। यानी हमारे पास एक वेल स्ट्रक्चर है चीजों का, कि चीजों का जो यूज था या फिर जो उनका अपग्रेडेशन था वो कैसे हुआ, क्या हुआ, से हुआ। तो शायद यहां पर, क्योंकि कुछ चीजें हमें मिल रही है, क्या मिल रही है, चीजों का कम यूज हो रहा है, और जितने भी हाउसेस हैं और पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं वो अब नहीं बनाई जा रही, मींस वो अब मूव होने की तैयारी में, या फिर
इनका कोई जो एंड की तरफ जा रहा है वो हुआ होगा। और सक्सेसर कल्चर, या फिर इनका जो अगला सक्सेसर कल्चर था, इन्होंने उनको अपना लिया। क्या किया, इस जगह को त्याग दिया, दूसरी जगह चले गए और अपना जो सोसाइटी जो पहले से ज्यादा अपग्रेड कर लिया, जो जनरली आज की जिंदगी जिसको हम बोलते हैं। एंड व्हाट ब्रोट अबाउट दिस चेंज, अभी जो चेंज था वो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और क्या परिवर्तन लाया। देखो एक फोटो है ना, ये फोटो क्या इंडिकेट करती है, ये एंड इंडिकेट करती है कि देखो जाने के बाद जो चीजें हैं वो कैसी वर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ अच्छा खासा पुल बना हुआ था, बढ़िया सोसाइटी थी, बट जब इसके एंड की बात है तो चीजें कितनी वर्स्ट थिंग में कन्वर्ट हो रही है। दो तरीके से होगी, यहाँ पर या तो यहाँ पर कोई अटैक हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अटैक हुआ होगा। तो अगर यहाँ अटैक की बात करें तो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्या, हो सकता है ना, तो हो सकता है कि किसी दूसरे लोगों ने, कहा जाता है आर्यों के बारे में, है ना, क्या हो कि इन्होंने शायद उन पर अटैक किया हो और पूरा का पूरा एरिया अपने रीजन में या फिर अपने कब्जे में कर लिया, पॉसिबल है। तो क्या वो अटैक किया या फिर कोई दूसरी जो नेचुरल डिजास्टर है वो आए होंगे इधर। सो several explanation have been put forward, कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हमें इनके प्रोफेसर्स द्वारा दी जाएगी। एंड दिस रेंज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, कौन कौन सी है, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, क्यों, क्योंकि सर पहले तो ये खेती कर रहे थे, कहां कर रहे थे खेती, अरे राजस्थान में कालीबंगा में हमें जुते हुए जो खेत थे उनके साक्ष्य मिले ना, इवन जुता हुआ खेत पूरा का पूरा उसका वो मिला है हमें, इट मींस कि ये खेती कर रहे थे। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ इनके डेली लाइफ पर असर पड़ने लगा, असर पड़ने लगा। फसलें जो थी वो पहले से ज्यादा नहीं उग रही थी, उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था। तो भैया जब उत्पादन होगा ही नहीं तो खाएंगे क्या, पहला जो जीवन का नीड है, लाइफ की नीड है, वो क्या है, वाटर, एयर और फूड। चलो एयर तो यहां था, वाटर का इन्होंने बहुत बढ़िया प्लान बना रखा था। बात रही किसकी, बात रही एग्रीकल्चर की। चलो पानी है इनके पास, हवा है, बट क्लाइमेट भी तो होना चाहिए ना। क्या पता मौसम ऐसा रहा हो कि फसलों में गड़बड़ी हो गई या फिर कोई कीट पतंगे लग गए या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे फसलें जो है वो डिस्ट्रॉय होगी। तो जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो यहां थोड़ी रुकेंगे, चले जाएंगे वो तो, ठीक है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का तबाह किया जाना। सोसाइटी अपग्रेड करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल तबाह हो रहे हैं। तो हमारा जो जीवन है वो किस पर है, प्लांट पर ही है, फसलों है, पेड़ पौधे उन सब पर है। अगर हम जंगलों को तबाह कर देंगे तो फिर हमारे जीवन को औचित्य रह जाएगा नहीं, फिर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। मतलब कि अगर पेड़ बचे हुए हैं ना तो ह्यूमन बचा हुआ है। जिस दिन धरती से पेड़ खत्म होंगे उस दिन ऑक्सीजन नहीं रहेगी, और ना ऑक्सीजन ना ह्यूमन, तो पूरा सिविलाइजेशन है ना एंड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ होगा, शायद वैसा कुछ यहाँ हुआ हो। एंड एक्सेसिव फ्लड्स, बाढ़ आ गई हो, क्योंकि पानी इनके पास सफिशिएंट था, इनके पास तरीके सिर्फ उतने थे वो जितने खुद में यूज कर रहे, खुद के लिए यूज कर रहे हैं। बट बाढ़ की रोकथाम के लिए हमने देखा इनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी, यानी कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आया कि इन्होंने डैम बनाया हो, रिवर्स बड़ी ऐसी बनाई हो। यहाँ पर उतना है कि उन्होंने हाउस प्लानिंग देखा, एक सिटी प्लानिंग देखा और एक सिविलाइजेशन का जो बिजनेस कल्चर है वो देखा, पर नदियों के सहारे चल रहे थे ये, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। और उस नदी की बहाव को रोकना कोई आम बात थोड़ी है। क्या हुआ, शायद में भी फ्लोड आ गई हो और फ्लोड की वजह से सारा कुछ तहस-नहस हो गया। द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, या तो इन्होंने शिफ्ट कर लिया हो, और सबसे ही खतरनाक नदियों का सूख जाना। शायद ऐसा हो कि नदियां सूख गई हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नदियां जो पहले थी अब नहीं है, तो शायद उनकी वजह से हो, या फिर इनकी उन नदियों की जो साथी नदियां थी छोटी छोटी वो सूख गई हो, तो उनकी वजह से शायद उनको क्या करना पड़ा हो, वहां से शिफ्टिंग करना पड़ा हो, या फिर कुछ लोग मर गए हो।
टू ओवरयूज ऑफ द लैंडस्केप, बहुत ज्यादा जमीनों का उपयोग कर देना, क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं, यानी जितने रीजन यहाँ दिए गए हैं ना वो सारे हड़प्पा सोसाइटी पर अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे थे, मे बी उन्होंने लैंड का ओवर यूज कर लिया हो। इट मीन्स कि लगातार फसलें उगा देना। हमने यहाँ एविडेंस देखी, हमने क्या देखा है कि सर एक ही जगह पर, क्या देखा, एक ही जगह पर, एक ही लैंड पर 4 अलग अलग तरह की फसलें उगाने का कल्चर भी यहाँ हमने देखा है, जिससे क्या हो, एक अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल सके, अच्छी आमदनी मिल सके और अलग अलग तरह की जो फसलें हम उगा सके, वो हमें यहाँ पर क्या मिला है, एविडेंस मिला है। तो जब एविडेंस मिला है तो क्वाइट पॉसिबल ये भी होगा ना कि उन्होंने ओवर यूज कर लिया हो लैंड का, और लैंड जो एग्रीकल्चर है, कल्टीवेटेड लैंड है, उसके कल्टीवेशन जो है वो खत्म हो गई हो। जब खत्म हो गई तो फिर खाएंगे क्या? बात वही आ गई, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो जब इनके पास खाने को ही कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली नो रीजन, उनको यहाँ पर उनका रहने का कोई रीजन रहा ही नहीं। अब क्या करेंगे? शिफ्ट करने लगेंगे। Some of these causes may hold for certain settlement, क्या कि कुछ रीजन के लिए चीजें सही है, but they do not explain the collapse of the entire civilization, कि कुछ सेटलमेंट के लिए सर हम सही मान सकते हैं, है ना। अब मोहनजोदारो का जो बहुत एडवांस सिटी थी उसका हमारे पास आज भी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा वेल स्ट्रक्चर है, और वहीं हम हड़प्पा की बात करें तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो रखा है, अलग अलग है। फिर बात करें ओमान की, मिस्र की, अलग अलग जगह बहुत सारा फैला हुआ बिजनेस है इनका, तो है ना। तो क्या हुआ कि हम ये नहीं कह सकते कि एंटायर सिविलाइजेशन सिर्फ इसी की वजह से एंड हुआ हो, बट एक पर्टिकुलर कुछ रीजन के लिए हमारे पास ये तरीके या फिर ये कारण हो सकते हैं। सो इट अपीयर्स दैट ए स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पा स्टेट केम टू एंड। तो कुछ चीजें हैं जो स्ट्रॉन्ग, एक पुख्ता सबूत देता है कि शायद 110% क्या 110% इसी की वजह से हुआ हो। अभी भी क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी वजह से ही हुआ है, क्वाइट पॉसिबल। एश्योरिटी कितनी है? 110%। क्या कहता है? दिस इज एविडेंस बाय द डिसअपियरेंस ऑफ सील्स। किसकी वजह से? सील का डिसअपियरेंस एंड द स्क्रिप्ट distinctive beads and pottery, the shift from a standardized weight system to the use of local weight। क्या हो रहा है? Shifting from standardized weight system to the use of local weights, ठीक है। And the decline and abundance of cities, the subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop in a completely different region। शायद ऐसा हो, क्या हो कि शायद काफी सालों बाद क्या हो कि उन्होंने डिफरेंट एक अलग सिटी में मूव कर लिया हो या फिर कन्वर्ट हो गई हो, क्योंकि इसमें काफी लंबा टाइम लगता है। सो कम समय में सिटी को अपग्रेड नहीं कर सकते हम। एक सिविलाइजेशन को, एक पूरी सिविलाइजेशन को आप अपग्रेडेड दिखा रहे हो, वो भी पहले से ज्यादा, तो पॉसिबल है क्या कि सर 2 साल के अंदर पॉसिबल हो गया? नहीं, उसमें काफी सारा समय लगता है उनको अपग्रेड होने में। क्या हुआ? एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम से मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? लोकल वेट सिस्टम की तरफ। तो इट मींस कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी डेवलप हो रही है। क्या हो रही है? डेवलप। तो हो सकता है उन्होंने डेवलप कर लिया हो, अच्छा खासा बिल्ड कर लिया हो अपना नया एम्पायर, और वहां मूव कर ले हो, और उसके रीजन से हमें ये पता लग रहा है कि हाँ ये जगह जो है वो पूरी तरह से क्या हो गई, खाली हो गई। तो सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट, इनको इंतजार करना पड़ सकता ओवर अ मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज टू डेवलप इन अ कंप्लीटली डिफरेंट रीजन। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि एक पूरे सिटी को अपग्रेड होने में इनको काफी समय, बहुत ज्यादा टाइम का जो है वो वेट करना पड़ा होगा, या फिर हो सकता है करा हो इन्होंने। एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। अब क्या हो रहा है कि सर हमने यहां तक तो ये पढ़ लिया था कि चलो इनका ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो रीजन रहा होगा। अब मैंने आपके सामने एक बात करी थी कि एक ऋग्वेद का एविडेंस था, है ना, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ एक एविडेंस और है फ्रॉम जॉन मार्शल। क्या बोलते हैं कि जो उन पर आक्रमण हुआ उनका एविडेंस है। किसका? आक्रमण का।
शायद पॉसिबल है उन लोगों पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो जिसकी वजह से इनको मार काट दिया हो या फिर वहां से भगा दिया हो। सो लेट्स सी डेडमैन लेन। डेडमैन लेन इज अ नैरो एले वेरिंग फ्रॉम 3 to 6 feet इन विड्थ। ठीक है, एक वैले दिखा रहा है, एक जगह है, संकड़ी गली है जो 3 से 6 फीट उसकी विड्थ है। एंड एट द पॉइंट वर द लैंड टर्न वेस्टवर्ड, part of a skull and the bones of the thorax and upper arm of an adult were discovered। कह रहा है कि वहां संकड़ी गली है, मुड़ते जो टर्न करते वहां स्कल पड़ा है और क्या मिली है, कोई बोन्स मिली है। आर्म ऑफ एन एडल्ट वर डिस्कवर्ड। ओह, डिस्कवर करा इन्होंने एक आर्म, है ना, मतलब हड्डियां है। ऑल इन वेरी फेवरेबल कंडीशंस, थोड़ी भयानक वाली कंडीशन में है। एंड एट द डेप्थ ऑफ 4 feet 2 inch the body lay on its back diagonally across the lane। 15 inches to the west were a few fragments of a tiny skull। It is to these remains that the lane owes its name from John Marshall Mohenjo-daro and the Indus civilization। कौन कह रहा है? कि जॉन मार्शल कह रहे हैं, उन्होंने लिखा भी है मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1913 की उनकी जो रिसर्च रही उनके बारे में ये बता रहे हैं। हाँ, बेसिकली क्या बोल रहे हैं ये? अब ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से इनको जो हड्डियां मिली है ना, वो हड्डियां यूं हैं कि कह सकते हैं कि उनको जनरली एक नॉर्मल बिहेवियर से नहीं दफनाया गया। तो फिर क्या रीजन रहा? तो जिस तरह से उन्होंने बताया ना कि 18 4 फुट 2 इंच, फिर उन्होंने बोला भाई 3 to 6 फीट की विड्थ गली है, मतलब उनकी कंडीशन, जिस कंडीशन में वो हड्डियां मिली है वहां जरूर ना जरूर क्या हुई होगी, हाथापाई हुई होगी। सर किनके बीच में? अब ये तो कौन जाने कि किसके बीच में हाथापाई हुई, बट यहाँ नॉर्मल जो एक दफन के प्रमाण है वो नहीं मिलते, मार काट के या फिर कोई लड़ाई झगड़े के या फिर युद्ध के या फिर किसी तरह से सुरक्षा के प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने क्या करा हो अपने बचाव के लिए या फिर लोगों को जो आक्रमण हो रहा था उसे तो रोकने या फिर आक्रमण या फिर लड़ाई के चक्कर में इनका जो है वो दफनाया गया, मतलब वहां जो है वो फंसे रह गए या फिर बाद में दब गए हो या फिर मर करके वहीं रह गए हो। So 16 skeletons of people with ornaments that they were wearing when they died were found from the same part of Mohenjo-daro in 1925। तो अब ये कौन है? ये जॉन मार्शल भैया ये बता रहे हैं 16 डेड बॉडीज मिली। 16 डेड बॉडीज तो नहीं मिली है, स्केलेटन मिले हैं ना। डेड बॉडी और स्केलेटन में फर्क होता है। क्या हुआ हो? शायद ऐसा हुआ हो, युद्ध हुआ हो, उनको मार काट दिया हो और वो लाशें वहीं पड़ी रही हो, पड़ के सड़ के जो उनका जो बॉडी था वो मांस था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, पीछे बचा स्केलेटन। तो 16 लोगों का ये मतलब ऐसा कहना सर बता रहा हूं आपको कि 16 लोग जो हैं वो भी गहनों के साथ फुल सज धज के टशन में बैठे थे और 16 डेड बॉडी एक साथ पड़ी है, मतलब स्केलेटन पड़े हैं। तो अपने आप तो जाके दफने नहीं होंगे और ना लोगों ने उनको जैसे सज धज टशन में दफनाया होगा। तो हो सकता है यहां क्या हो, यहां किसी का अटैक हुआ हो, तो लोगों ने जिसने अटैक किया हो उन्होंने मार दिया हो इनको। पॉसिबल है, हो सकता है। तो देखो हमने क्या देखा था, हम जब शुरू से देखते आ रहे पढ़ते आ रहे हड़प्पा सिविलाइजेशन को, हम ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ जो घरों में मतलब एक्सपर्ट थे, घर बनाने में एक्सपर्ट थे, बिल्डिंग्स बनाने में एक्सपर्ट थे, बिजनेस में एक्सपर्ट थे, बट कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो लोग जो थे वो अच्छे सैनिक थे। सैनिक हो या फिर योद्धा हो, योद्धा या फिर एक वॉरियर का जो एविडेंस है वो हमें यहाँ नहीं मिलता है। इसका एविडेंस नहीं मिलता सर, वॉरियर का एविडेंस नहीं मिलता। हाँ, हालांकि इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच या फिर एक चार दीवारी बना ली थी, बट वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अटैक करने वाला होगा ना तो वो ये नहीं देखेगा दीवार है वो तोड़ के घुस जाएगा। कुछ चीजों तक कुछ हद तक उनको बचाया जा सकता है, बट जो जिसका इरादा ही पूरा मारकाट करने का तो उसको तो नहीं रोका जा सकता। तो शायद ऐसा हुआ हो, क्या हुआ हो कि सर किसी ने इन पर अटैक किया हो और इनकी पूरी की पूरी जो सभ्यता थी उनका अंत कर दिया हो। तो इसीलिए कहते हैं जो 16 लोगों का स्केलेटन मिला है वो भी गहने पहने टशन के साथ मिला है। और कहां से मिला है?
मोहनजोदारो से मिला है 1925 में। सो मच लेटर, थोड़ी बाद 1947 R.E.M. व्हीलर, then Director General of the ASI, tried to correlate this archaeological evidence with that of ऋग्वेदा। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है। R.E.M. व्हीलर क्या कर रहे हैं, ये जनरल डायरेक्टर है एएसआई के, आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है जो इन्होंने डेवलप किया है, उसके जनरल हैं। एंड ट्राई टू correlate with this archaeological evidence, ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है 16 स्केलेटन्स का, उसको कनेक्ट कर रहे हैं ऋग्वेदा से। किससे? ऋग्वेदा से कनेक्ट कर रहे हैं। द अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट ही रॉट, उन्होंने क्या लिखा वो देखेंगे। अब देखो, पहली बात हमें याद क्या रखनी है कि ऋग्वेद जो है सर वो सबसे पुराना ग्रंथ है, वेद है सबसे पुराना, ठीक है। इसमें जो एविडेंस है वो किसमें, कौन मिला रहा है? R.E.M. व्हीलर, जो कौन है, जो जनरल डायरेक्टर है एएसआई डिपार्टमेंट के, वो कनेक्ट कर रहे हैं इन चीजों को ऋग्वेदा में हुए इंसिडेंट से। तो द ऋग्वेदा मेंशंस पुर, PUR, इसको पुर बोलते हैं हिंदी में, और हिंदी में ही यह है पुर, मीनिंग रामपाट, फोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड इंद्रा द आर्यन वॉर गॉड इज कॉल्ड पुरमंद्रा, द फोर्ट डेस्ट्रॉयर वेयर आर और दिस सिटाडेल्स। अब ये बता रहे हैं कि जो ऋग्वेद में एक उल्लेख मिला है पुर नाम से, जिनको पुरमद्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुरमद्रा बोलते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको फोर्ट डिस्ट्रॉयर यानी किलों का नाश करने वाला कहा जाता है। यानी ये बात कर रहे हैं भगवान इंद्र की, है ना। कहते हैं कि जो इंद्र है ना, पुरेंद्र, इंद्र का नाम ही पुरेंद्र है, और उन्हीं को क्या कहा गया है? नाश करने वाला। भगवान इंद्र का तो यही है ना। उनको ये कहते हैं कि वो क्या करते हैं? नाश कर देते हैं, मतलब जितना भी तहस महस होता है ना, शान शौकत, उनका खंडन करते हैं इंद्रदेव, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। और जो आर्यम व्हीलर है ना, उनका कनेक्शन कर रहे हैं किससे? हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदारो का नजर था, बिल्डिंग था, वहां से कर रहे हैं कि जो पुर का मीनिंग है उससे पुरंदर बनता है, जिनको क्या कहा गया है? जिनको फोर्ट डिस्ट्रॉय कहा गया है। वर आर और वेयर दी सिटाडेल्स, कहता है कि ये जो किले थे ना, बाकी वो है कहां? तो शायद इंद्रदेव ने इनको नष्ट कर दिया हो। मतलब अगर हम जनरल बिहेव में बात करें कि इनका जो नष्ट होने का रीजन रहा हो, वो किसने कहा हो? वो प्रकृति ने रहा हो, क्योंकि इंद्र को किसका देव कहा जाता है? नाश करने का, या फिर बरसात का यानी पानी का देवता भी इंद्र को कहा जाता है। तो हो ना हो इनका ये कहना चाह रहे हैं कि बाढ़ से या फिर बरसात से या फिर पानी के द्वारा किसी तरीके से इन किलों का नाश हुआ हो। तो आज का चैप्टर हम यही फिनिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो स्टे ट्यून ऑन विन सम डिजिटल लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।